हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 18 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ओडीआई क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज जो है मैक्सिमम कितने ओवर जो है वो फेंक सकता है। तो देखिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में कोई भी गेंदबाज जो है 10 ओवर से ज़्यादा जो है वो नहीं फेंक सकता है। तो 10 ओवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच होता है ना, ये आपका 50 ओवर का होता है। और इसमें जो आपके तीन जो है वो आपके पावर प्ले जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा टी20 की बात कर ले तो देखिए, टी20 में एक सीमित गेंदबाज जो है अधिकतम 4 ओवर से ज़्यादा जो है वो नहीं फेंक सकता है। इसके अलावा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो है आपका एक ही पावर प्ले होता है, जो कि आपका 1 से 6 ओवर के बीच होता है। और 1 से 6 ओवर के बीच आपके 2 फील्डर ही जो है आपके 30 यार्ड से जो वो बाहर रह सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वॉलीबॉल में लास्ट सेट जो है ये कितने पॉइंट्स का होता है। तो देखिए, वॉलीबॉल की अगर मैं बात कर लूँ तो एक गेम में जो आपके 5 सेट होते हैं, और पहले जो 4 सेट होता है ना, ये आपका 25 अंकों का होता है। अगर पहले 2 सेटों का जो स्कोर अगर 2-2 के बराबर होता है, तो 5वां जो सेट होता है ना, ये आपका 15 अंकों का होता है। और 5वां सेट के बारे में ही आपसे पूछा गया था, तो 15 अंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वॉलीबॉल टीम में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, वॉलीबॉल टीम में मैदान पे जो है आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वॉलीबॉल टीम में जो आपके 5 पोजीशन होते हैं, और वो 5 पोजीशन कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका सेंटर, सेकंड आपका मिडल ब्लॉकर्स, थर्ड आपका आउटसाइड हीटर, 4 आपका वीक साइड हीटर, और 5th आपका जो है वो आपका लिबरो होता है। तो ये आपके वॉलीबॉल टीम में जो है 5 पोजीशन होते हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल की अगर आयाम की बात कर ले तो देखिए, FIBA के नियम के अनुसार वॉलीबॉल कोर्ट का जो लंबाई है ना, ये आपका 18 मीटर यानी फीट में बात कर ले तो ये आपका 59 फीट का होता है। वहीं अगर चौड़ाई की बात कर ले तो देखिए, इसका जो चौड़ाई है ना, वॉलीबॉल कोर्ट का जो चौड़ाई होता है वो आपका 9 मीटर यानी 29.5 जो फीट है ना, ये आपका चौड़ा होता है। इसके अलावा कोर्ट के जो दोनों भागों में जो है ना, ये आपका बांटा जाता है, और जिसमें आपके 9 मीटर के बाद जो है ये आपके बीच में जो वो आपका नेट जो है वो लगाया जाता है। और देखिए, मेंस वॉलीबॉल गेम में नेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ये आपका 2.43 मीटर का होता है। और अब वहीं अगर वुमेन्स की बात कर ले तो वुमेन्स में जो इसकी ऊंचाई है ना, ये आपका 2.24 मीटर का होता है। वहीं अगर बॉल के वजन की बात कर ले तो देखिए, वॉलीबॉल का जो वजन है ना बॉल का, वो आपका 260 से लेकर 290 ग्राम के बीच होता है। वहीं अगर आउंस में ऑप्शन दिया रहे तो 9.2 से लेकर 9.9 आउंस जो है वो आपका बॉल का वजन होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन इंडियन हिस्ट्री द स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ वाज सीन इन विच फेज, यानी भारतीय इतिहास में जो है स्थिर जनसंख्या वृद्धि जो है ये किस चरण में जो है वो आपका देखा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो है वो आपके 4 अवस्थाएं होती है। पहले अवस्था की अगर मैं बात कर लूँ तो 1901 से लेकर 1921 तक स्थिर विकास की जो है वो अवधि है, जिसमें आपका जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो आपका समान रूप से जो आपका उच्च था यानी हाई था। वहीं अगर 1921 से 1951 की बात कर ले तो ये भी जो आपका स्थिर विकास का अवधि रहा था, लेकिन इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वच्छता में सामान्य सुधार से जो है मृत्यु दर जो वो आपका कम जो है वो देखने को मिला था। 1951 से 1981 की बात कर ले तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो आपका जनसंख्या का विस्फोट काल रहा था, जिसमें जन्म दर जो है मृत्यु दर से जो वो आपका बहुत अधिक रहा था। यानी इसमें जो आपका जन्म दर था ना, वो बहुत अधिक जो है वो देखने को मिला था। इसके बाद 1981 के बाद जो है जनसंख्या ने उच्च वृद्धि दर दिखाई थी, जिसमें धीरे धीरे जो है ये आपका जो है वो अब कम होता जा रहा है। तो ये जो आपके जनसंख्या वृद्धि के जो है आपके 4 अवस्थाएं होती है, और इसमें जो आपका स्थिर जनसंख्या वृद्धि का जो है चरण जो है ये किस में देखा गया था। तो ये आपका 1901 से लेकर 1921 में देखा गया था। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर जो ये कौन से सिक्के चलाए थे। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है ये आपका तांबे और पीतल के सिक्के जो है वो चलाए गए थे। तो तांबे और पीतल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये आपका तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का जो है ये आपका सबसे बड़ा पुत्र था। और ये जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इसने जो है 1329 में अपनी राजधानी जो है ये दौलताबाद जो वो आपका स्थानांतरित किया था। इसके अलावा बात कर ले मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो ये 1325 से लेकर जो है 1351 तक इसका जो है शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कलिंग युद्ध के बाद किस सम्राट ने अपनी तलवार जो है वो त्याग दी थी, यानी किस सम्राट ने जो अपना जो लड़ाई है ना वो अपना त्याग दिया था। तो देखिए अगर कलिंग युद्ध की बात कर ले तो देखिए कलिंग का जो युद्ध है ना ये आपका 261-62 ईसा पूर्व में जो है सम्राट अशोक और कलिंग के शासक राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य जो है ये आपका लड़ा गया था। और ये जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये जो आपका दया नदी के किनारे जो है वो आपका लड़ा गया था। और देखिए इस कलिंग युद्ध में जो है बहुत सारे सैनिक जो वो आपके मारे गए थे, जिसमें रक्तचाप को देखते हुए अशोक ने कभी ना युद्ध करने का जो है निर्णय लिया था और अपनी जो तलवार है ना वो त्याग दी थी। तो सम्राट अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सम्राट अशोक अपने कितने साल के राज्य अभिषेक के बाद जो है ये अपना जो है कलिंग का युद्ध जो है वो लड़े थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्य अभिषेक के जो है 8 वर्षों के बाद जो ये कलिंग का युद्ध जो है वो लड़े थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। तो देखिए 1928 के बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जो वो जाना जाता है। इसके अलावा आप कमेंट करके बताइएगा कि वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की जो उपाधि है ना ये किसके द्वारा जो वो आपका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हेमिस मठ या फिर हेमिस त्योहार के बारे में पूछा गया था कि ये जो आपका किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए अगर हेमिस मठ की बात कर ले तो ये आपका लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है और ये जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर हेमिस त्योहार भी पूछा गया था तो ये आपका लद्दाख का जो है त्योहार है और ये जो आपका बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो दोनों में ही आपका बौद्ध धर्म जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि MS राजामौली की फिल्म जो आपका RRR था ना जिसका गाना था नाटू नाटू सॉन्ग, जिसे जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी जो है वो दिया गया है और इस गाने को जो कंपोज है ना वो किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को जो कंपोज्ड है ना ये आपके MM किरवानी के द्वारा जो वो किया गया है। तो MM किरवानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अलीगढ़ आंदोलन ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन जो ये आपका 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया था। तो सर सैयद अहमद खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यानी राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना ये किसके द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना ये आपके गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने का जो कर्तव्य है ना ये किस अनुच्छेद में है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने का जो कर्तव्य है ना एक आपका ये मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य आपका किस अनुच्छेद में है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो आपका अनुच्छेद 51A में है और अनुच्छेद 51 में ए में आपके कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो अनुच्छेद 51A में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसमें आपका 51A के H में जो है आपका वैज्ञानिक स्वभाव के बारे में जो है आपका बताया गया है। तो 51A का H आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन एक वित्तीय संस्थान है। तो देखिए अगर वित्तीय संस्थान की बात कर ले तो सेंट्रल बैंक, रिटेल एंड कमर्शियल बैंक, इंटरनेट बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस ये सब जो होते हैं ना ये आपके वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो है कमर्शियल बैंक दिया गया था। तो कमर्शियल बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ सिलिका इज पॉटेड सीमेंट इज, यानी पोर्टलैंड सीमेंट में जो है सिलिका का जो है वो मात्रा पूछा गया था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होता है ना वो आपका चूना का होता है, और चूना का जो आपका 62 से 65% होता है। उसके बाद जो आपका सिलिका का होता है, सिलिका का जो आपका 17 से 25% होता है। तो 17 से 25% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सीमेंट में जो आपका एल्यूमिनियम का मात्रा कितना होता है, तो ये आपका 3 से लेकर 8% तक होता है, और जिप्सम जो ये आपका 3 से 4% तक होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच रीजन स्टील एंड आयरन ओर इज एविडेंटली अवेलेबल, यानी स्टील और लॉ अयस्क जो है ये किस क्षेत्र में अधिक मात्रा में जो वो पाया जाता है। तो देखिए स्टील और लॉ अयस्क जो है ये आपका उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन होते हैं ना, इसमें जो है स्टील और लॉ अयस्क जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो वो पाया जाता है। तो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो ये कहाँ पर होता है। तो देखिए कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण है ना ये आपका राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जून 2021 से जून 2024 तक जो है विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रंजीत सिंह दिसाले, इन्हें जो है जून 2021 से जून 2024 तक जो है विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार जो वो नियुक्त किया गया है। तो रंजीत सिंह दिसाले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रंजीत सिंह दिसाले को जो है 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था, और ये जो है ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर विश्व बैंक की बात कर ले तो देखिए वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय ये आपका वाशिंगटन डीसी में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और विश्व बैंक का जो गठन है ना ये आपका जुलाई 1944 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अलारिपू जो नृत्य है ना ये किस शास्त्रीय नृत्य का एक भाग है। तो देखिए अलारिपू नृत्य की बात कर ले तो ये आपका भरतनाट्यम नृत्य का जो एक भाग है, और भरतनाट्यम ये जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच 5 ईयर प्लान इज नन एज फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी किस पंचवर्षीय योजना को जो है अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो देखिए ये जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना था ना जिसका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक रहा था, और इस योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2019 में नर्तकी नटराज को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और ये जो नर्तकी नटराज है ना ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए नर्तकी नटराज की बात कर ले तो ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका नर्तकी नटराज है ना ये पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेटोलॉइड्स यानी उपधातु का है इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो देखिए अगर मेटोलॉइड्स की बात कर ले तो जिसमें आपका भौतिक और रसायन दोनों के गुण जो है वो पाए जाते हैं उन्हें जो है उपधातु कहा जाता है। और मोस्टली जो आपके 7 जो है आपके मोस्ट पॉपुलर मेटोलॉइड्स होते हैं, और वो मोस्ट पॉपुलर मेटोलॉइड्स कौन कौन से हैं। तो पहला आपका बोरोन, सेकंड आपका जर्मेनियम, थर्ड सिलिकॉन, फोर्थ आपका एंटीमनी, फिफ्थ आपका आर्सेनिक, सिक्स्थ आपका टेल्यूरियम, और सेवेंथ आपका पोलेनियम। ये सब जो आपके मेटोलॉइड्स के जो है वो आपके उदाहरण हैं। तो आपके ऑप्शन में जो है आपका आर्सेनिक दिया गया था। तो देखिए आर्सेनिक जो ये आपका मेटोलॉइड्स यानी उपधातु का उदाहरण है। तो आर्सेनिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक चैनल सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।